जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। जैसा मैंने सब ऑडियंस को प्रॉमिस किया था कि हम मेरे साथ होंगे अभिषेक तिवारी जी, जो हमको थोड़ा इनसाइट, थोड़ा नहीं एक्चुअली बहुत ज़्यादा इनसाइट देंगे फेज़ 4 के चुनाव के बारे में। ये सबसे बड़ा चुनाव था, 96 सीट्स, जैसे मैंने दोपहर में कवर किया था। आइए ज़रा बात करते हैं अभिषेक जी से, इनकी इनसाइट्स लेते हैं और सीखते हैं क्या हुआ इस चुनाव में। नमस्कार जी, वेलकम वंस अगेन। आदि सर, सबसे पहले आपको बहुत-बहुत प्रणाम और आपके सभी दर्शकों को प्रणाम, नमस्कार, जय श्री राम। नमस्कार सर, जय श्री राम जी। तो सर कहाँ से शुरू करें? पहले चलो एक काम करते हैं, पहले बताओ वोटिंग परसेंटेज में आपका बताओ, उसके बाद फिर स्टेट बाय स्टेट जाएंगे, क्योंकि वोटिंग परसेंटेज इस बारी थोड़ी इंटरेस्टिंग है। और ना कि हाँ, वोटिंग परसेंटेज इंटरेस्टिंग है, इस बारी जो बंदे भी खड़े हैं वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। महुआ बिल्कुल मित्रा दोनों से ही लेकर सारे। हाँ, अखिलेश यादव हैं। अब सबसे पहले ओवैसी सर आपने साहब जो है। वोटिंग परसेंटेज कही है, तो मैं एक बात ज़रूर मानता हूँ कि हम देश का वोटिंग परसेंटेज देखें अच्छी बात है। हमको एक बार कश्मीर की तरफ देखना चाहिए। अमेज़िंग 370 के हटने का क्या ये अ, सर्टिफ़िकेशन है? हाँ है। जो रेफ़रेंडम वाले कुछ लोग होते थे, वो जो बात करते थे, वो है। आई डोंट नो बट जिस प्रकार से कश्मीर में वोटिंग हुई है, जो हिस्ट्री ब्रेक हुआ है, पिछले 25, 30, 40, 50 सालों का जो टूटा है रिकॉर्ड। मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी को इसके लिए तो कम से कम कश्मीर की आवाम ज़रूर थैंक्स बोलेगी कि वो पहली बार घर से बाहर निकल के खुली हवा में अपने पसंद से, अपनी इच्छा से वोट दे पाए। वो ठीक है बीजेपी को दें या ना दें वो तो सेकेंडरी बात है, लेकिन वो वोट दे पाए, ये बहुत बड़ी बात है। नहीं, उनको सर मैं तो सुबह ही बोला, उन सबको सलाम। एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मेरी तरफ से सबको नमन। बहुत ही बढ़िया काम है। आप कश्मीर वाले लोग जो सुन रहे हैं साहब, आउटस्टैंडिंग। इसी तरह आप भारत भारत के साथ आप रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप हमारे अभिन्न अंग थे, हैं, रहेंगे। जो लोगों ने आपके दिमाग में प्रोपेगेंडा डाला था वो भूल जाइए। 40-44% वोटिंग परसेंटेज। मजा आ गया। अमेज़िंग मजा मज़ा आ आ गया गया, सर। मज़ा आ गया। वैसे देश में भी मज़ा आया ना सर? लास्ट टाइम चौथे चरण में 4th फेज़ में अराउंड 65% के आसपास वोटिंग था। अभी तक चूँकि हमारे पास 5 बजे तक के ही आंकड़े हैं और जी। वो 63% ऑलरेडी है, तो मेरे ख्याल से अब शाम में वोटिंग ही गर्मी का समय है, अधिक होती है, तो ये तो ब्रेक कर रहा है। यानी 2014-2019 का रिकॉर्ड भी 2024 में ब्रेक कर रहा है। आई वंडर कि कुछ न्यूज़ चैनल्स जो अफ़वाह फैला रहे थे कि वोटिंग कम हो रही है, बीजेपी हार गई, इसको कैसे इंटरप्रेट करेगी? इसको बोलेगी कि ओह माय गॉड दिस इज़ एंटी इनकम्बेंसी वोट, बीजेपी इज़ ओहो। श्योरली लूजिंग ऑल द सीट्स एंड लेट मी रिमाइंड यू दिस इज़ हिस्टोरिक बीजेपी इज़ गोइंग बिलो 40 सीट्स ऐसा भी बोल सकते हैं सर। चलो मैं हम 40 क्यों यार, 4 ही दे देते हैं बीजेपी को, छोड़ो ना यार। 4 हाँ, 4। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, मैं तो मैं सर वो आंध्र में पूरा कर देता हूँ सर। सर सबसे पहले जो सबसे हाईएस्ट वोटिंग परसेंटेज रहा है सर, वेस्ट हाँ। बंगाल। इस पे क्या हुँ। बोलते हो आप? देखिए, वेस्ट बंगाल को लेकर के बड़े इंटरेस्टिंग मैंने आपके लिए आंकड़े निकाले हैं। मैं पहले वेस्ट बंगाल का डेटा निकाल लेता हूँ आपके लिए। जी। बहुत इम्पोर्टेंट सीट्स पे आज वोटिंग हुई है। सबसे पहले हम्म। बहरामपुर, जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी से निर्मल शाह खड़े हैं, अधीर रंजन चौधरी जो कांग्रेस के होल एंड सोल एकमात्र बंगाल में है और हम्म। टीएमसी ने क्या खेल खेला, अधीर रंजन चौधरी को हराने के लिए यूसुफ पठान को खड़ा किया। यूसुफ जी। पठान वेल नोन क्रिकेटर, एवरीवन नोज़। अ, अब यूसुफ पठान ने इतना डेंट किया है कि निर्मल शाह अगर उस सीट से निकल जाए तो न तो आपको आश्चर्य होना चाहिए ना मुझे। 3 कॉर्नर फाइट में तब्दील हो गई। पोलराइजेशन था, सब कुछ था, मोदी इम्पैक्ट था तो बीजेपी का वोट बीजेपी को गया, लेकिन कांग्रेस ट्रबल में आ गई। ममता बनर्जी ने मेक श्योर किया कि अधीर रंजन चौधरी हारे। अब सर मैं हमेशा कहता हूँ कि फोटो इफेक्ट तो होता है ना, आप अधीर रंजन चौधरी को हराएँगे तो अधीर रंजन चौधरी भी तो कहीं बदला लेगा ना। हाँ। सो अधीर रंजन चौधरी ने जो बदला लिया है कांग्रेस की तरफ से, ये बर्धमान पूर्व में जो है डॉक्टर शर्मिला सरकार टीएमसी से खड़ी है, उनके अगर अगेंस्ट नरीब खान लड़ रहे हैं और बीजेपी के असीम कुमार सरकार लड़ रहे हैं, बर्धमान जी। पूर्व से। ये सीट बीजेपी के लिए बहुत अच्छी बनाई, अच्छा पिच रोलिंग किया कांग्रेस ने और 4-5 दिन पहले भी बयान दिया था अधीर रंजन चौधरी ने कि जहां पर आपको लगे कि कांग्रेस नहीं जीत रही है, वहां पर बीजेपी को बीजेपी वोट को। कर देना, पर टीएमसी को नहीं करना है। उसी प्रकार से सर इंपॉर्टेंट हाई प्रोफाइल सीट है दिलीप घोष का।
मकपा से हुँ, जो है लेफ्ट से मकबा। सुकृति घोषाल लड़ रही हैं और कीर्ति आज़ाद बिहार के एक और क्रिकेटर वेल नोन क्रिकेटर पहले जी, दरभंगा से भाग जी। करके जमशेदपुर पहुँचे वहाँ भी हारे और अनफॉर्च्यूनेटली यहाँ भी हार रहे हैं। मैं कुछ नहीं कर सकता। डेटा सजेस्ट के कीर्ति आज़ाद को मुझे लगता है कि अब पॉलिटिकली रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। कब तक हुँ, 83 वर्ल्ड कप के नाम पर खाएँगे? ठीक है, दरभंगा से बाहर जाने के बाद जिस प्रकार की हो रही है चीज़ें इनके साथ अ, यही होना था। दिलीप घोष के अगेंस्ट खड़ा भी इनको शायद इसीलिए किया गया था कि बलि का बकरा बनाया जाए। ठीक है, बनाया जाए। हुँ, आसनसोल इम्पोर्टेंट सीट है। सर यहाँ का डायनामिक्स देखिए। एसएस अहलूवालिया को खड़ा किया। सिख हुँ, कैंडिडेट फ्रॉम आसनसोल जहाँ पे 25% बिहारी हैं, वहाँ पे शत्रुघ्न सिन्हा लड़ रहे हैं। लेकिन जहाँ आरा खान को खड़ा किया लेफ्ट ने, माकपा ने। अब जहाँ आरा खान ने जितना डेंट किया है, उतना ही बेनिफिट पहुँचा है इनको। वैसे भी ये सीट बीजेपी की तरफ टिल्ट होने लगी थी 5-7 अच्छा। दिन पहले से। बिहार का एक वेल नोन यूट्यूबर है सर मनीष कश्यप। मनीष कश्यप अपनी पूरी यूट्यूब की टीम के साथ वो पूरा एक मीडिया प्लेटफ़ॉर्म की तरह ट्रीट करता है अपने यूट्यूब चैनल को जिसके 34-35 लाख फॉलोवर हैं। और चूँकि वो बिहार के वहाँ पे मैंने कहा कि 25% के आसपास का वोट बैंक है वहाँ पर। वो पूरी टीम के साथ लेकर के पिछले 7 दिन से था एंड आई हैव इनसाइट विथ हिम कि बहुत मुश्किल होने वाली है बिहारी बाबू को, क्योंकि एक और बिहारी बाबू ने ग्राउंड पे जाके अच्छा खासा खेल किया है। तो शत्रुघ्न सिन्हा इज़ इन डीप, डीप, डीप ट्रबल। अच्छा, जी, बढ़िया, जी। बढ़िया। तो ये बताओ सर कृष्णा नगर का क्या सीन है? अ, देखिए कृष्णानगर में जैसे कि आप सब जानते हैं, हम सब जानते हैं अमृता राय स्वयं अपने आप में हाँ, महारानी हैं। जी। तो जो फेक महारानी बड़ी गॉगल्स वाली हैं अ, आपको भी पता है जियोपॉलिटिक्स में है तो फिर महुआ मोइत्रा जी का बहुत नाम हुआ है, बहुत कमाल के काम किए हैं। वैसे भी हुँ, लेकिन 100 बातों की एक चुत कुत्ता चुराओगे तो भाई चुनाव हारोगे। कुत्ता नहीं चुराना था, किसी का कुत्ता मत चुराइए। बहुत प्यार से लोग पालते हैं, दूसरे का कुत्ता चुराओगे तो यही होगा। जनता ने बोला कि भाई ये कुत्ता चोर है, इसको नहीं चुनाव जीतने देना। मेक श्योर किया कि इनको हराना है। उसका 2 इम्पैक्ट तो ये है कि बीजेपी का तो ठीक है वोट शेयर है, लेकिन जो अमृता राय हैं वो सर अपने आप में बहुत हैवीवेट हैं। उनका बहुत। खुद का वजूद बहुत बड़ा है और बीजेपी ने ऐसा कैंडिडेट ही दे दिया कि जो फेक गॉगल्स वाली है वो चल नहीं पाया सरकार। गेनी भाई, हाँ। बाकी सर यहाँ पर ना देखिए अभी जो सीटें हैं उसमें से 1, 2, 3 हैं जो एससी सीट्स हैं। बाकी सारी तो राइट, जनरल हैं। जनरल सीट इसमें है। कुछ इम्पैक्ट दिखता है आपको? देखिए, इम्पैक्ट ये है कि दलित वोट अब रहा ही नहीं टीएमसी का। ये कहाँ शुरू हुआ था सर मैं आपको बताता हूँ। दलित वोट पहली बार ट्रांसफर शुरू हुआ 2017 में, जब हुँ, पंचायत चुनाव थे। पर वो हुँ, वाटरशेड मोमेंट नहीं आया था। वो शिफ्ट होना बीजेपी की तरफ शुरू हुआ। 2019 आते-आते जो पूरा राजवंशी है, चाइन मंडल है, ये पूरा शिफ्ट होने लगा। हुँ, 2021 के चुनाव में जो पोस्ट पोल वायलेंस हुआ और प्रॉब्लम क्या हुई सर कि पूरा नेशनल मीडिया ने इस न्यूज़ को ब्लॉक करने का कोशिश किया उनकी जो उनका पीड़ा था, उनके दर्द को दबा देने का। तो क्या होता है सर रिवोल्ट होना शुरू होता है। फिर हुँ, वो साइडेड होता है। कोई भी आप देखेंगे सो कॉल्ड सूडो दलित एक्टिविस्ट कभी बंगाल गया ही नहीं उनके दर्द को समझने के लिए। इसको समझने के लिए हमारी फैक्ट एंड फाइंडिंग टीम एक बार सिंगूर गई थी सर। इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ सिंगूर के बारे में। हम सब जानते हैं टाटा नैनो का प्लांट लगना था। जी, लेकिन सर बात क्या हुआ सिंगूर में सर? ये किसी बहुत कम लोगों को पता होगा सर। सिंगूर में आज आम बंगाली मानुस वो क्लोरीन होता है ना पानी को साफ करने के लिए, टीएमसी वो पैकेट देती है। खेत तो बंजर हो ही चुके हैं। अ, ये सब तो ठीक ही है। ऊपर से टा बुरी बात ये कि टाटा वो भी जीत गई, केस भी जीत गई। ये सब कुछ हुआ, लेकिन वहाँ के आम जनमानस जिन हालात में हमारी फैक्ट एंड फाइंडिंग टीम को एक चाय वाले ने बोला कि आशुतोष जी हमारे आशुतोष पांडे गए थे वहाँ से, कि आशुतोष हुँ, जी जब टाटा की हमें समझ में नहीं आया कि प्राइवेटाइज़ेशन का क्या महत्व है। जब टाटा की फैक्ट्री लगी थी ना, मैं दिन के 500 कप चाय बेचता था। जब लग रही थी, जब बातें हो रही थी, पूरा रिवॉल्यूशन आ गया था, पूरा बहार आ गया था यहाँ पर। चली गई, हमारे खेत भी बंजर हो गए,
सब कुछ बर्बाद भी हो गया। और अब है कि किसी प्रकार से अगर वो मोटे-मोटे जो चावल हमें टीएमसी वाले देते हैं, वो तो भला हो मोदी जी आ गए तो थोड़ा-सा ये मिलने लगा। लेकिन वो प्रॉब्लम बंगाल का एक अलग है। मोदी जी का भेजा हुआ चावल अपने पास रख लेते हैं, अपना अपने पास खराब रख चावल लेते हैं। दे देते हैं। तो वो एक अलग प्रॉब्लम है। तो जो स्थितियाँ हैं वो बहुत खराब है सर। इसलिए मैं कहता हूँ कि दलितों की जो बंगाल में इस वक़्त परिस्थिति है, उस पे एक अलग शो हो जाएगा। मेरा बहुत उनके साथ कनेक्ट है क्योंकि हुँ, 2021 में भी जब मैं गया था, तो बहुत सारे लोग ये सोचते थे शायद अभिषेक तिवारी कैन सेव अस क्योंकि वो हमारे साथ आए थे, बैठे थे, खाना खाया था, चाय पिया था, पानी पिया था वो और हम बंगाल की पॉलिटिक्स पे चूँकि चर्चा करते थे उनसे। और ऑब्वियसली बात है मैंने कई जगह पे अगेंस्ट टीएमसी की विचारधारा का हूँ, तो मैंने कन्विंस करने का भी प्रयास किया था। तो मुझे भी कहीं-कहीं वो गिल्ट होता है कि बंगाल में हम उनकी पूरी तरह से मदद नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन वो हुँ। आपको इम्पैक्ट दिखेगा सर, वो सभी सीटों पर आपने वो इम्पैक्ट देख देख भी लिया, हमारे दर्शकों ने भी देखा होगा अभी 4-5 दिन पहले कुछ टीएमसी के कार्यकर्ता संदेशखाली गए थे। और बाप रे पैसे बाप! दे करके महिलाओं को बोला था कि प्रो बीजेपी एंटी बीजेपी के बाइट दो और जो दौड़ाया है सर। जो टी मतलब आप सोचिए बंगाल में टीएमसी के नेताओं को महिलाएं दौड़ा-दौड़ा के कूट रही हैं। ये तो चुनाव के पहले की सीन है। आप कल्पना कीजिए कि 2027 में अगर बीजेपी आ जाती है गलती से, टीएमसी के कार्यकर्ताओं के साथ वो होगा, जो लेफ्ट के कार्यकर्ताओं के साथ टीएमसी ने किया था और हिस्ट्री जी। हमेशा स्वयं दोहराती है और मैं लिख चुका हूं सर। किसी ज़माने में बिरला की के कपड़े फाड़े गए थे। मैं बता रहा हूँ टीएमसी के बड़े-बड़े नेताओं के कपड़े फाड़े जाएँगे। और तब हुँ। शायद मेनस्ट्रीम मीडिया जग के बोलेगा, देखो इन बंगाल डेमोक्रेसी इज़ इन डेंजर। हाँ, कम से कम इसी बहाने बोले तो सही बंगाल में डेमोक्रेसी इन डेंजर है। चलो ठीक है, मतलब मान लेते हैं। चलो ठीक है। हाँ, कुछ अटेंशन तो जाएगा वहाँ पर कम से कम। हाँ, कुछ तो अटेंशन जाए इसी बहाने। हाँ, तो सर 8 में से 2 बीजेपी की थी, 5 तृणमूल की थी और 1 कांग्रेस की थी। इस बारी क्या बोलते हो? पलट दीजिए ये सीन सर, ये सीन पलट दीजिए सर। 5 बीजेपी। कौ हाँ, वो कांग्रेस वाली भी आ रही है ना बहरामपुर। हाँ, चलो बढ़िया है। तो सर फिर एक काम करते हैं, जम्मू कश्मीर में भी देख लेते हैं आपका एक कुछ कुछ फ़ील है वहाँ पर? सर इतनी बीजेपी वोटिंग है? हुई कि मेरे पास अभी भी डेटा आना बाकी है। आई एम सॉरी फॉर हुँ, दैट लेकिन वो आ जाए तो वैसे एनसी की वो सीट है। लेकिन अब हुँ, 45% हो गया तो अब फर्स्ट टाइम चूँकि ये मेरे लिए भी थोड़ा सरप्राइजिंग है कि आफ्टर एब्रोगेशन ऑफ 370 आर्टिकल 370 वो फर्स्ट टाइम वोटिंग हुई और इतनी ह्यूज हुई है। तो क्या वो हुँ, पॉजिटिव वोटिंग हुई है, कैसी हुई है? ये आकलन बता पाना अभी मुश्किल है। अगर तो ये पॉजिटिव हुई है, जहाँ तक हुँ। वो मुझे लग रहा है। तब तो संभवतः बीजेपी हिस्ट्री क्रिएट कर देगी वहां से जीत करके फिर तो इतिहास लिखा जाएगा स्वर्ण अक्षरों में गोल्डन लेटर्स में। तो सर चलते हैं फिर उत्तर प्रदेश। ये तो जी अब बोलते हैं ना, ये सबसे छोटी एनालिसिस होगी मेरे ख्याल से। ये तो पिछली बारी तो पूरा बीजेपी था। तो इस बारी भी लगता है आपको वही है कि एक कुछ वही जो कन्नौज थोड़ा में। बहुत कन्नौज में फाइट को लेकर के बात करें पर कन्नौज में लोग एक चीज मिस कर रहे हैं जब हुँ, कह रहे हैं क्लोज फाइट है पहले मैं कन्नौज में बीएसपी के कैंडिडेट का नाम बता दूं ताकि दर्शकों को थोड़ा सा और क्लियर हो जाए। इमरान बिन जफर एक तो पहले ही मुसीबत में है अखिलेश यादव। और मुसीबत में क्यों है सर? कन्नौज में जब 2019 में चुनाव हारी थी डिंपल, तब सर ये लोग भूल गए कि बीएसपी के 1,80,000 वोटर हैं वहां पर। 1,80,000 बीएसपी बहुजन समाजवादी पार्टी के वोटर हैं जो 2019 में अलायंस पार्टनर थे। इस बार वो अलायंस में नहीं है। वो अलग लड़ रही है कटेगा, चुनाव। कटेगा। अब अब मैं वही कह रहा हूं जरा एनालिसिस करने के पहले ये सोच लेना चाहिए लोगों को कि क्लोज है क्या है। अगर बीएसपी 60 70 80 हजार वोट भी लेके आ रही है खत्म। तो वो वोट कैसे कंपनसेट करेंगे अखिलेश यादव, ये इंटरेस्टिंग होगा। एक दो दिन में तो श्योर शॉट मेरे पास आंकड़े पहुंच ही जाएंगे 1 तारीख को एग्जिट पोल देने से पहले। लेकिन ये सीट अगर हारती है तो सर एक एक अनप्रेसिडेंटेड चीज भी बता रहा हूं जो अनपॉपुलर ओपिनियन है मेरा, बहुत लोगों को हजम नहीं होगा। देखिए अब तक यूपी में कोई भी एक ऐसी सीट नहीं है जिस पर समाजवादी पार्टी दावा ठोक के ये कहे कि वो जीत रही है। ठीक है? करेक्ट। अगर
मैनपुरी, कन्नौज, आजमगढ़, गाजीपुर। अब तो अगले 2 इंपॉर्टेंट उनके लिए आजमगढ़ और गाजीपुर ही है, और घोसी थोड़ा बहुत है। ये सब भी सीट हार जाती है। तो सर क्या हम यूपी में 80 आउट ऑफ 80 भी देख सकते हैं? और ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि योगी जी ने बहुत पहले बोला था, तब मैंने सीरियसली नहीं लिया था। लेकिन इस वक्त जो मैं देख रहा हूं, देखिए, इटावा में जितने मुस्लिम एरिया हैं, आप उनके वोटिंग ट्रेंड्स उठाइए सर। इतना हुँ, बिलो लाइन पर वोटिंग हुआ है। उन हर बूथ में इतनी कम वोटिंग हुई है, मुझे भी सरप्राइज हो रहा है। या तो 2 चीजें हो सकती है, या तो यूपी सरकार मेक श्योर कर रही है कि फर्जी वोटिंग ना हो। क्योंकि क्या होता है ना, मैं बार-बार कहता हूं सर, मुस्लिम इलाकों में ये मैंने देखा है, एक बार नहीं कई बार देखा है, कि मान लीजिए नगमा पढ़ती है दिल्ली में, लेकिन उसकी हुँ, छोटी बहन सलमा है कन्नौज में, तो नगमा का भी वोट सलमा कन्नौज में बुरके में जाकर के दे आती है। वो इस बार थोड़ा-सा मुश्किल कर दिया है, क्योंकि बुरका चेक हो रहा है उठा-उठा करके, उंगली भी चेक हो रही है, कि कहीं चाइनीज़-वाइनीज़ तो नहीं लगा ली है। तो ये जो प्रॉब्लम है, ये एवरी लोकसभा सीट में, मुरादाबाद में वॉच कर रहा था। मैंने नहीं बोला कोई बात नहीं, वो लगा मुझे कि सर आदि सर हो जाता है एक बार। रामपुर में हुआ, रामपुर में तो हिस्टोरिक ड्रॉप है, पूरे रामपुर में हिस्टोरिक ड्रॉप। हुँ, तो मुझे कोई बात नहीं, हो सकता है मुसलमान ही उदासीन हो, बोला एक तो हमारा कैंडिडेट नहीं दिया। लेकिन जब आज इटावा के, मैंने स्पेशली मेरे ब्रेन में आया कि एक बार चेक कराया जाए, फिर मैंने इटावा के अपने कॉरेस्पॉन्डेंट्स, हमारे एक मित्र हैं, उनका भी एक छोटा सा यूट्यूब चैनल है कन्नौज को लेकर के ही। तो मैंने उनसे बात किया, बोला जरा एक बार घूम करके आओ सिर्फ मेरी खातिर, और बताओ कि क्या वास्तव में कंप्लेन है, क्या है। तो उन्होंने कहा कि कई महिलाएं तो ये कह रही हैं कि भाई हमारा नाम वोटर लिस्ट में नहीं है। अब मैंने हुँ, बोला कि आप चेक करो कि क्यों। तो उसने एक बात बताई, भाई हुआ ये है कि अगर मान लो उत्तराखंड में डेमोग्राफी बड़ी, मैं बड़ी बात बोल रहा हूं सर आपके चैनल पे, अगर उत्तराखंड में डेमोग्राफी बदली है यूपी से जाकर के, तो दोनों जगह तो वोटर आईडी कार्ड नहीं चलेगा ना। फँसे, 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 ओके, चलेगा ना। सो हाँ, चुनाव आयोग के समय योगी सरकार ने मेक श्योर किया था कि देखो भाई, ये दो दो ट्रिपल ट्रिपल जो है वो सब नहीं होने चाहिए। इसी वजह से हम ये ड्रॉप देख रहे हैं, और इसी वजह से ये बिलबिलाहट है समाजवादी पार्टी की, जो आप मैनपुरी में देख रहे थे, आज इटावा में हमने देखा, कन्नौज में देखा, कि जितने ये आपको गया इलेक्शन में भी हुआ, और तब भी मैंने मतलब ये मेक श्योर किया कि एक बार कंफर्म किया जाए, गया में, बिहार में जो इलेक्शन है सर, गया का 30% मुस्लिम, वो बंगाल का वोटर हो चुका है, लेकिन उसके पास बिहार का भी तो वोटर आईडी कार्ड था। इस बार जो चुनाव आयोग ने मेक श्योर किया था, इसी वजह से आधार कार्ड को लेकर के लिंक करने को देखेंगे, एक विशेष समाज जो है परेशान है, क्योंकि आधार कार्ड से लिंक हो जाएगा तो एक साथ, जैसे राशन कार्ड हमने देखा यूपी में, करोड़ों राशन का कार्ड गायब हो गए। इस बार हम देखेंगे कि देश से तकरीबन तकरीबन 4-5 करोड़ वोटर ही गायब हो जाएंगे। तो फिर लोग कहेंगे कि भाई लो पोलिंग हो रही है। जी। चलो ठीक है, मान लेते हैं लो पोलिंग नहीं, नहीं, अभिषेक जी, आप सही बोल रहे हो, बिल्कुल लो पोलिंग है। बट यहाँ पर सर देखें, यूपी में शाहजहांपुर, खेरी, धौरा, सीतापुर, कहीं पे मेरे को कुछ दिखता नहीं है कि कहीं कुछ कुछ फाइट वाइट हो, तो क्लीन डिस्कशन है इसका तो। कन्नौज में हमने एक करा जो बात करी, बट आज के कहीं पे मेरे को दिखता नहीं है कहीं पे कुछ फाइट हो। आपको नहीं, कुछ है? मुझे तो नहीं, बिल्कुल नहीं। अब लोग लखीमपुर खीरी के भी बारे में बात कर रहे हैं। अब सर मैं बेवकूफों हम्म, से तो बहस नहीं कर सकता, लेकिन आप ये हम्म, सोचिए, उस वक्त ताजा ताजा किसान आंदोलन हुआ था 2022 में, योगेंद्र हाँ, यादव ने स्टेटमेंट दिया था, हमने पिच बना दी। जब भाई उस बाउंसी पिच पर लखीमपुर खीरी की सात विधानसभा बीजेपी जीत गई, और तब तुम सारी विधानसभाएं जीत गई, तब तुम जीत ना सके। तुम इस बार लोकसभा जीत लोगे, जिसमें मोदी वेव और राम मंदिर का वेव एडेड है। मैं उनसे क्या ही बहस करता हूँ, वो तो खैर वो दिख भी रहा है लखीमपुर खीरी में, लोग बौराए घूम भी रहे हैं समाजवादी पार्टी वाले लोग, की वोट हाँ, नहीं देने रहे हैं, हम्म, गुंडाई हो हम्म, रही है, मारपीट किया जा रहा है समाजवादी पार्टी के लोगों के साथ। अब ये हम्म, क्या होता है ना, रिवर्स ट्रेंड देखते हैं हम, कभी बॉलीवुड की फिल्में आप देखेंगे ना, तो जब विलन मार खाता था तो लोग ताली बजाते थे 90s में, अरे हम्म, चलो विलन मार खा रहा है। तो आज समाजवादी पार्टी के लोगों के साथ यही होता है, जब ये रोते हैं ना, गाते हैं हमें पीटा जा रहा है, योगी राज गुंडा राज हो गया है, तो लोग एंजॉय करते हैं। ये खुद अपने अपने आप को गली का गुंडा कहता था, बोलता था समाजवादी पार्टी के मुलायम चचा हमारे यार है। अब हम्म, मार खा रहा है तो बोल रहा है, ये तो एंजॉय हो रहा है, वही चल रहा है।
जी। थोड़ा नीचे आते हैं। मेरे को आज जो सबसे ज़्यादा एक्टिव दिखी, माधवी लता जी। मतलब वो तो आग लगाई हुई एफआईआर उन्होंने। जाट एफआईआर दे एफआईआर रहे हो। तो अलग ठीक है, वो तो अब वो आपको पता ही है इलेक्शन वाले एफआईआर कितना आगे जाते हैं। अब छोड़ दीजिए उन चीज़ों को, आपको ही पता है इलेक्शन वाले एफआईआर एफआईआर होता है और फिर आरआईएफ हो जाता है उसका वहीं पर ही। और ये एक्चुअली ये बड़ा फनी चीज़ है, ये ऑपोजिशन के लिए भी होता है और रूलिंग पार्टी के लिए भी हो जाता है सब। ठीक है यार, छोड़ो छोड़ो वो सब। हुँ, जब तक इलेक्शन कमीशन के पास ना जाए कुछ, तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। हुँ, लेकिन उन्होंने एक एक एग्जाम्पल दिया आज, एक आदमी का, जिसके अंदर वोटर लिस्ट जो बीजेपी के ऑफिस को दी गई उसके अंदर उसका नाम था, लेकिन हुँ, जो वोटर लिस्ट वहां पर थी पोलिंग बूथ में, उसके अंदर उसका नाम नहीं था। हुँ। तो ये कुछ छल कपट करने की कोशिश करी है इन लोगों ने, क्या करा है? सर 2 चीज़ें हैं ओवैसी प्रॉब्लम में ज़्यादा आता अगर महाराष्ट्र से कहीं एक जो बयान आया था 15 सेकंड वाला। देखिए स्मार्ट पॉलिटिशियन वो होता है ना, जो उसे पता होता है कि कब इमोशनल होना है, कहाँ कितना इमोशनल होना है, कहाँ बहुत कितना ज्यादा बोल गया। अटैक करना करेक्ट। है। तो वो जो उसने बोला ना कि मैं मुर्गा हूँ क्या जो 15 सेकंड के अंदर मार दोगे। सो उससे जो कुछ भी थोड़ा बहुत मुस्लिम साइलेंट हो रहा था या साइड लाइन जाने का कोशिश कर रहा था, वो एक बार फिर से मोबिलाइज हो गया ओवैसी के लिए। हम्म। और आपने सुबह से भी वीडियोस में देखे होंगे कि किस प्रकार से मेक श्योर किया गया गली गली मोहल्ले घर घर मोहल्ले, में जाके। हाँ घर घर में जा करके कि वोट करने जाना है, वोट करने जाना है। तो अगर आप देखेंगे लास्ट टाइम भी बीजेपी को 40% के आसपास वोट शेयर था और वो सारा हिंदू वोट किया था। प्रॉब्लम है कि जी। अब वही वोट शेयर और वही डेमोग्राफी है। उसमें बिना मुस्लिम वोट माधवी लता की तरफ शिफ्ट हुए वो तो जीत नहीं सकती। एक डिफिकल्ट सीट हम्म। है। मैं बार-बार कह रहा हूं, वैसे वेव इलेक्शन है। तेलंगाना में सर वेव इलेक्शन हो रहा है मोदी के फेवर में। विधानसभा में भले ही तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बनी है, लेकिन लोकसभा में ये वेव इलेक्शन, सुनामी इलेक्शन है, प्रो बीजेपी इलेक्शन है। तो 2 ढाई 3% का मार्जिन है सर। अब ये अच्छा। 2.5% का मार्जिन लास्ट टाइम भी कोई बहुत बड़े मार्जिन से तो जीते नहीं थे वैसे। हाँ। ये करेक्ट। मार्जिन कितना बढ़ता है, कितना घटता है, वही देखने की बात है। मेरे लिए माधवी लता ऑलरेडी विनर है, जिस प्रकार से उसने फाइट किया के ऊपर, मेरे लिए वो विनर है। इलेक्शन क्या है कि अब वो तो डेमोग्राफी के हाथ में है ना, वहाँ पर तो कुछ नहीं किया जा सकता। हमको पता है ये कि सामने वाला मुस्लिम है और वो वोट नहीं दे रहा है। इसपे अगर वो मतलब बयान नहीं आता महाराष्ट्र की मैडम का, नवनीत राणा जी का, तो माधवी लता सब बहुत ज़्यादा बेनिफिट में रहती। जी। हाँ, वो थोड़ा इमोशनल हो गया वो रैना जी है भी थोड़ी-सी इमोशनल है, हाँ। कोई बात नहीं, चलता है वो नहीं, सब। उनकी भी गलती नहीं है। उन्होंने भी सोचा कि चलो मेक इट जितना पोलराइज़ किया जा सकता है, किया जा सकता है। वो क्या होता है ना कि लास्ट मोमेंट में पता चलता है कि कौन-सा बयान कितना इम्पैक्ट किया। जो आज सुबह से मुसलमान जिस प्रकार से निकले हैं और घरों हुँ, से निकलवाया हुँ। है, उसने ये बता दिया कि वो इमोशनल होना अकबरुद्दीन ओवैसी का काम कर गया। एक एक चीज़ और यहाँ पर दिखी मेरे को माधवी लता जी की, जो उनके टैक्टिक्स हैं ना, जिस तरह से वो काम कर रही हैं, जी, स्मृति ईरानी की याद आई मेरे को, बहुत। उनको देख के ना मेरे बिल्कुल। को बहुत स्मृति ईरानी की याद आई। सर फाइटर वही होता है। सर क्या है कि ना कि आज 40% है, ठीक है, आज मुसलमान नहीं टूटे, इमोशनल हो गए। आज मुसलमान ने बात करना शुरू कर दिया है कि नहीं मोदी ने मुझे सब दिया लेकिन मैं वोट कांग्रेस को दे रहा हूँ, मैं वोट आरजेडी को दे रहा हूँ। ठीक है मोदी ने मुझे घर दिए। बातें शुरू हो गई, वो एक्सेप्ट करना शुरू कर चुका है। हुँ। एक टाइम आएगा, किसी भी चीज़ का पिक होता है। एक टाइम आएगा कि यार इन सभी सेकुलर जमात ने मुझे कैपिटल सी बनाया है और कोई फ़ायदा नहीं है। आप देखिए उदासीनता धीरे-धीरे आने लगी है उस तबके में। हाँ, आज हाँ, हाँ, बिहार हाँ। आज हुँ, बिहार में ही बात हो रही है ना कि भाई हिना साहब को टिकट नहीं दिया। मैं हिना साहब की पॉलिटिक्स का समर्थक नहीं हूँ। बात ये है कि मुसलमानों ने ये बोलना शुरू किया है। यूपी में हुँ, यादवों ने कहना शुरू किया कि मतलब सारे यादव आप ही के परिवार से थे जो टिकट लायक थे यूपी में। 80 सीटें थी और 5 यादवों को टिकट दिया वो भी अपने ही परिवार से। तो क्या हम झोला उठाने के लिए खड़े हैं? इसी वजह से मैंने कहा कि अनप्रेसिडेंटेड क्यों हो रहा है? कन्नौज हो आजमगढ़ हो, ये आपको पता चलेगा। जब इन लोगों को रिजल्ट के बाद पता चलेगा अरे यार 30% यादवों ने हमें क्यों वोट नहीं दिया? वो तुमको क्यों दे? तुमने किया क्या उनके लिए? कब तक देगा तुमको? ये जो प्रॉब्लम है इसको लॉन्ग टर्म में लोग समझेंगे और कुछ जो लेफ्ट साइड में खड़े लेफ्ट हैंड बैट्समैन हैं,
वो समझ ही नहीं पाते कि वो बॉल कितना टर्न हो रहा है। वो 2014 से वही रटा-रटाया एनालिसिस कर रहे हैं। मोदी हारेगा, करेक्ट। मोदी हारेगा, मोदी हारेगा। हुँ, ठीक है भाई, हुँ। मोदी हारेगा, हम क्या कर सकते हैं? आंध्रा पे जाते हैं सर, अभी मैं एक्चुअली नीचे देख रहा था, एक बड़ा ज़बरदस्त सा अपडेट आया है। एक स्टेटमेंट आया है जी, अमित शाह साहब के नाम से कि भई जी। एनडीए इज़ विनिंग 17 सीट्स इन आंध्र प्रदेश। 25 में से 17 बोल रहे हैं। अमित शाह जी का अभी स्टेटमेंट आया है। आप बिलीव नहीं करेंगे सर, मेरे पास जो डेटा है वो 17 ही शो कर रहा है। व्हाट टू डू सर? ये डेटा है, सर ये रिफ्लेक्ट हो रहा है, अब भी व्हाट टू आया डू? है, टाइम्स अलजबरा से, मैं स्क्रीन पे भी दिखा देता हूँ, अब भी है, ये देखो, राइट नाउ कि अमित शाह जी का मेरे स्टेटमेंट है हाथ ये। में डेटा है सर, मैं डेटा पढ़ के आपको बता रहा हूँ। मैं मैं आपके शो के लिए ये वो सारा सारा डेटा लेके बैठता हूँ। मैं एक्चुअली 17 सोच रहा सीटें एनडीए आंध्रा से की बढ़ बात करते हैं और स्टेटमेंट आ गया, मैं बोला यार ये क्या है भाई देखो, तो बोला सर 17 कैसे, ये मेरे को समझ नहीं आया। और बड़ा बोल्ड स्टेटमेंट है अमित शाह जी का ये, अगर स्टेटमेंट देना देखिए, है। अब देखिए ये जो राजमपेट वाली सिटी है, जैसे किरण रेड्डी, किरण वो रेड्डी। बीजेपी जीत रही है सर। अ, मतलब मैं ये देख रहा था कि इसमें कौन-कौन सी सीटें देखिए, आंध्रा को हम समझें, ठीक है, वाईएसआर रेड्डी को हम समझ रहे हैं, इमोशनल मोमेंट है। लास्ट टाइम वो जेल गए थे तो, लेकिन उन्होंने वही गलती की। सब करना था, चंद्रबाबू नायडू को जेल नहीं भेजना था। हाँ। आपने जेल भेजा। दूसरी बात, जगन मोहन रेड्डी को जो सबसे अधिक नुकसान पहुंचा रहा है, वो मोदी, अमित शाह, टीडीपी नहीं पहुंचा रहा, उनकी अपनी बहन पहुंचा रही है, और वो बहुत अधिक पहुंचा रही है। कांग्रेस का वोट शेयर जीत में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, लेकिन ऐसी ऐसी सीटों पे हार में कन्वर्ट करा रहा है, जो कि जगन मोहन रेड्डी कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर, जगन मोहन रेड्डी को लैंडस्लाइड जिताने में प्रशांत किशोर की टीम का वर्क बहुत इंपॉर्टेंट था। इतना ओवर कॉन्फिडेंस होना ठीक नहीं है कि आप ही के वजह से जीता है। वो इमोशनल मोमेंट तैयार करना, वो प्रचार प्रसार कराना, वो सब गायब था इस बार फ्रेम से। प्लस हैवी करप्शन, मुस्लिम हाँ। तुष्टीकरण की, क्रिश्चियन तुष्टीकरण की पराकाष्ठा, वो सारे कारण एक साथ हैं। एंड अनदर थिंग, राम मंदिर का इम्पैक्ट लोगों को यकीन नहीं होगा, लेकिन आपके जो आंध्रा के दर्शक हैं, वो कमेंट बॉक्स में 100% इसको सर्टिफाई करेंगे। राम मंदिर का इम्पैक्ट, चाहे वो तेलंगाना जाइए या आंध्रा जाइए, वो बराबर है सर। इसीलिए मैं तो सबको ही इलेक्शन वहां कवर करने गया था। सोचिए, मैं कुछ दिन पहले अयोध्या गया था 3 दिन के लिए, और अयोध्या में ऑब्वियसली रामलला के तो दर्शन करने ही होते हैं सबको, लेकिन मैं डिफरेंट स्टेट से आए हुए लोगों से बात करने पहुंचा था वहां पर, कि भाई पता करते हैं क्या ग्रेविटी क्या है। देखिए, राम मंदिर की ग्रेविटी हम्म। हम लोग संभवतः सर 4 तारीख के बाद अधिक उसकी विवेचना कर पाएंगे, उसकी ग्रेविटी कितनी समझ है। पाएंगे, हाँ, समझ पाएंगे, कितना करेक्ट। वो बहुत मुश्किल है सर। उसका हम्म। अभी पता लगाना, बहुत सारी सीटें इस प्रकार के इलेक्शन में क्या होता है, जो 10-15 हजार से हमें लगता है बीजेपी हार जाएगी, वो भी निकल जाती है। आई एम नॉट सेइंग कि बीजेपी एनडीए 400 पार कर ही रही है, लेकिन अगर कर जाएगी तो आप ये मत कहिएगा कि अभिषेक भैया आपका स्पेकुलेशन या फिर सेफोलॉजी आपकी गलत होगी। मैं मिनिमम प्रेडिक्ट करता हूँ, मोदी जी के संदर्भ में मैं मैक्सिमम प्रेडिक्ट नहीं करता, वो कोई नहीं कर सकता। वो तो मुश्किल है यार, मोदी साहब के बारे में ये एक चीज है। और यही चीज एक्चुअली मैं कॉपी पेस्ट करना चाहूंगा कर्नाटका में। कर्नाटका इलेक्शन तो खत्म हो गया, हमने पिछली बार ही बात करी, पर उसके बाद मैं सोच रहा था इसके बारे में, मेरे को ये लगा कि यार हमने 3-4 सीट कम कर दिए हैं, बट कहीं ना कहीं हमने अगर राम मंदिर का इम्पैक्ट को देखा नहीं है ध्यान से हाँ, कर्नाटका में, क्योंकि मैं म है कुछ। नहीं, वो है, राम मंदिर का कर्नाटका में ज़बरदस्त इम्पैक्ट है। और लेकिन मैंने एक जो इम्पैक्ट कर्नाटका में सर देखा, कि ठीक है, मान लीजिए वो महिला बस फ्री का हम इग्नोर कई जगह पे करके चल रहे हैं, लेकिन उसका है। और हम्म, सर मुझे सबसे टेंशन महिला वोटर से होता है। मैं मुस्लिम, अब एम फैक्टर मतलब मैं मुस्लिम फैक्टर तो गिनता ही नहीं हूं सर। एम फैक्टर मतलब अब देश में महिला वोटर फैक्टर 2014 में 8% बढ़ा बीजेपी 282, महिला वोटर्स का परसेंटेज बढ़ा 2019 के इलेक्शन में लगभग अराउंड 12%, बीजेपी 303। 4 फेज का वोटिंग है। अभी तक ऑलरेडी महिला वोटर्स का परसेंटेज 2019 के भी कंपैरिजन में 9% के गेन पे है।
ओवरऑल शायद संभवतः 14-15% जाएगा। तो इसलिए मैं वो कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ। मैं उसको 1 तारीख को अलग बैठ के महिला का फैक्टर निकालूंगा, मतलब हम्म, मुस्लिम फैक्टर हम्म, नहीं है, हम्म। एम फैक्टर मतलब महिला फैक्टर। नहीं, महिला ये फैक्टर तो फेवरेट ऐसा है टॉपिक है, साहब, मोदी साहब की, आई मीन वो कैच है मोदी साहब का, वो मोदी साहब दैट का कैच है। सेगमेंट, आई मीन जो उनकी रिस्पेक्ट है उस सेगमेंट के अंदर। एंड मैंने ये भी देखे हैं, कहाँ पर देखा था, एक इंटरव्यू देखा, यूपी में, एमपी में, कहीं पे, हाँ यूपी में, बंदा बोलता है मैं करूंगा अखिलेश यादव को वोट, बीवी बोलती क्या, मोदी सरकार। तो वो बंदा इधर उधर देख रहा था, तो उसको पता चल गया भैया रात को खाना नहीं मिलने वाला आज। नहीं, नहीं, ऐसा ऐसा तो मैं अभी बिहार में कवर कर रहा था, तो मैं थोड़ा आदिवासी क्षेत्र में गया जो बहुत पॉवर्टी लाइन में रहते हैं, तो वहाँ जीविका दीदी होती हैं। जीविका दीदी का नीतीश कुमार का भी वो महिला जी। कार्ड फेवरेट कार्ड है। हम्म, एक तो हम्म, शराबबंदी हम्म, की उन्होंने, और जीविका दीदी क्या करती हैं कि जैसे 5-7 गाँव की महिलाएँ कुछ शुरू करना चाहती हैं। सो दे यूज्ड टू एक पैसे का सेगमेंट आता है सरकार की तरफ से, वो पैसा लोन पे जाता है, उसका इंटरेस्ट के साथ वो 1-2 साल में भर देती है। उसके लिए कोई मॉर्गेज वगैरह नहीं देना होता है। तो 40-50 हज़ार रुपए में भी वो एक धंधा शुरू कर देती है, धीरे-धीरे सबल बन जाती है। मोदी ने क्या किया, इसमें एक ऐड किया। इस योजना का भी इम्पैक्ट अभी तक किसी ने नहीं बताया होगा, मैं आपको बता रहा हूँ सर, लखपति दीदी योजना। हाँ, ये लखपति दीदी योजना की बात आपने किसी न्यूज़ चैनल पे किसी में नहीं सुनी होगी। लेकिन सर इसका ग्राउंड पर क्या इम्पैक्ट है, ये एक महिला से पता नहीं चलेगा। ये ग्रुप में बैठती हैं 10, 15, 20। अब ये 10, 15, 20 महिला जो है, आपको लगेगा कि चलो बैठी, लेकिन इनका होता है पूरा का पूरा परिवार, और अब ये लखपति बनी है तो इसके वजह से परिवार की हेड ये हो गई है। इसका इम्पैक्ट किसी ने सोचा है कि क्या है? इसका भी तो कुछ प्रभाव है ना सर। जो बहुत सर। महिला जो महिला अपने बच्चों को 2 वक़्त का रोटी नहीं दे पा रही है, वो लखपति दीदी बन गई, प्लस जीविका जी। भी चला रही है। कितना हम्म। बड़ा चेंज है समाज में। बहुत सर, ये बहुत बड़ी बहुत योजना, बहुत ये बहुत महत्वाकांक्षी योजना है सर, बहुत महत्वाकांक्षी योजना है। बहुत बहुत बहुत। चलें फिर सर उड़ीसा में, जहां पर मोदी जी ने, आई मीन मजा तो ये है, मोदी जी और नवीन साहब के बीच में ना कुछ चलता रहता है, लेकिन बैक एंड में इतनी कोऑपरेशन है, इतनी कोऑपरेशन है, नॉट फनी। मोदी साहब ने एक झटका मारा, नवीन जी ने आके बोला नहीं 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 है, उन्होंने भी झटका मार दिया, लेकिन दोनों ने फोन पे बात करी कि हाँ भाई ठीक था, हाँ ठीक था सर, कोई बात नहीं, चलो बढ़िया है। चलो वो तो बढ़िया है, और वो पता है, झटका कांग्रेस को लगा। झटका किसी और को लग गया। एक सीट बेचारी कांग्रेस थी, वो बीजेपी के खाते में आ गई, हाँ, तो 4 में 2-2 कोरापुट की। चलेगा। जी, हाँ, जी। तो ये वो 4 सीटें 2-2 हो हैं सर। जाएगी। कालाहांडी हुँ, है, नबरंगपुर है, बेरहामपुर है, और कोरापट। कोरागढ़ जी। 2-2 कर तो लीजिएगा। अच्छा, 2-2। हाँ, 2-2 कर लीजिए। तो टीएमसी सॉरी बीजेडी अपनी रिटेन कर रही है, बीजेपी भी हम्म। अपनी रिटेन कर रही है, बस कांग्रेस एक नीचे जा रही है। मुझे कल एक फ़ोन कॉल आया सर, दिखा रहा है सट्टा बाज़ार कांग्रेस को 60 के आस-पास, क्या करूँ सर? अपर जाएगी, नीचे जाएगी? मैंने बोला मुझे कितना परसेंट देगा, मैं तुझे एक्यूरेट बताता हूँ, कांग्रेस 60 आ रही है, नहीं आ रही है। बोला सर मैं बीजेपी पे नहीं लगा के, मैं सोच रहा हूँ सेफ ज़्यादा लग रहा है कि 60 तो नहीं आ रही है आपके एनालिसिस के हिसाब से, वो ज़्यादा सेफ हाँ, लग रहा है। मैं खेल जाऊँ सर? मैंने बोला खेल जा यार राम जी का नाम लेके। मैं तो नहीं खेलता, तू खेल जा। 60 सट्टा तो नहीं आ बाजार का रही तो ऐसा कांग्रेस। है, लोगों ने सट्टा बाजार का नाम सुन लिया और कोई बोलता है 220। मैं यार मजाक कर रहे हो, यार अभी इतना झूठ ना बोलो यार। थोड़ा तो रख लो यार। सट्टा बाजार, ओ स्टॉक मार्केट गिर गई। स्टॉक मार्केट हर इलेक्शन में गिरती है भाई, वही तो इनको गेम पता होता ही है। नहीं सर, इनको पता ही नहीं है कि अभी अगर स्टॉक मार्केट गिरेगी नहीं, तो फिर तो 25,000 बढ़ेगी कहाँ से? कैसे 4 तारीख को 25,000 जाएगी। अभी अगर 25,000 चल जाएगी तो 35,000 जाना पड़ेगा ना भाई। फिर आरएसई रेशियो 80 पार हो जाएगा। इनको आरएसई का तो पता नहीं होगा, आधे से विश्लेषकों अकल को। नहीं है, अकल नहीं है। आरएसआई तो पता नहीं होगा। तो मैं आपको बताता हूँ कि ये 2019 में भी हुआ था सर। ये जी। आप फर्जी विश्लेषकों को मत सुनिए, 2019 में भी हुआ था। रिजल्ट के 2 दिन पहले फ्राइडे जो पड़ेगा, आप उस दिन जो है ड्रॉप, बढ़िया से बुरे निफ्टी हाल। बाई कर लेना। हाँ, निफ्टी हम्म। बाई कर लेना, मैं बता रहा हूँ प्रॉफिट में जाओगे आप। 25,000 मार्केट टच करेगा, एंड मैं उसी ऑडियंस दिन को टच बोलता करेगा। हूँ, मैं ऑडियंस को बोलता हूँ साहब, यही चीज मैंने दोपहर में बोली थी, तब 2-3 लोग हंस रहे थे मेरे ऊपर कि साहब ये तो ऐसा है, ये मार्केट में कुछ फोर्सेस होती हैं जो जान के जरा पुश डाउन करती हैं, उसको बोलते हैं बेरिश इफेक्ट। ठीक है, बिल्कुल। वो पुश डाउन करती हैं, एफआईआई बेचना शुरू हो जाएंगे। दे डू दिस सो दैट थोड़ा हल्का हो,
इन्वेस्टमेंट और आए उसके आइडिया नहीं बाद। होंगे तो खरीदेंगे कैसे? इनको आपको क्या लग रहा है कि अगर मैंने बोला अभिषेक तिवारी जैसे एक छोटे आदमी ने, छोटे इन्वेस्टर ने, क्या याद कर लीजिएगा फ्राइडे यानी संभवतः शायद 2 तारीख होगा, अगर संडे को हम्म। रिजल्ट हो रहा है तो 2 तारीख को मार्केट में आपको बाई करना है। इतना पता रख लीजिए, क्योंकि 5 तारीख मार्केट को बेचना ओपन ही है। हाँ, 5 को नहीं मैं तो 4 को 9-10 बजे बेचने बोल रहा हूँ, एकदम आप उसी दिन कट टू कट प्रॉफिट बुक करो भाई। 4 तारीख को जैसे निकलेगा एकदम कट टू कट बुक करो, निकलो। कटाकट क्योंकि मार्केट निकलो। मार्केट खुलेगा ही 1,500-2 हज़ार पॉइंट ऊपर, क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि बीजेपी हम्म। जीत रही है भाई, बीजेपी हार नहीं रही है। मेरे पास भी डेटा होते हैं। अब आते हैं नवीन रैना जी के उसमें। अब मेरे को समझ में आ रहा है नवीन रैना जी भी वो बेचारी इलेक्शन में जा रही थी तो ठीक है थोड़ा इमोशनल हो गई वो, बट लेकिन जो भी हाँ, कह लो जवाब बड़ा जबरदस्त दिया है यार। हाँ, वो जवाब बहुत जबरदस्त काटा है और ये मतलब तगड़ा हो गई है। पहले एक बार याद है वो जेल में लेके गए थे, बड़ी रोई थी वो, बहुत हुँ, आंसू आंसू निकले थे। अब वो आंसू वाली नहीं रही। नवीन रैना जी भी थोड़ा खुल के बोलना शुरू हो गई हैं, अब थोड़ा दिख रहा है उनके अंदर एक दम। बट मेरे को ये बताइए, सबसे पहले मेरे को औरंगाबाद की बात करनी है साहब। औरंगाबाद में एक एआईएमआईएम आने की कोशिश कर रहा है। 1% के नीचे का लास्ट टाइम भी आंकड़ा था हम्म। और इस बार भी मेरा महाराष्ट्र का मैंने निकाला तो था, 1 सेकंड में चेक कर लूँ सर। महाराष्ट्र के आंकड़े बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश, आपके लिए महाराष्ट्र निकाला तो था सर। ओके, हाँ, महाराष्ट्र यहाँ पे मेरे हाथ में है। ओके, आपके लिए सबसे पहले जो आप सीट बोल रहे थे उसके आंकड़े निकाल दूँ? औरंगाबाद दोनों शिवसेना ही लड़ रही है। एक शिवसेना उद्धव हाँ। वाली लड़ रही है, एक ये एमआईएम तगड़ा फोर्स है। अब मैं बताऊं सर, पिछली बार एमआईएम जीती क्यों थी? एमआईएम की जीत का कारण ये था कि कांग्रेस का और एनसीपी वाला वोट उधर पूरा शिफ्ट हुआ था। इस हम्म। बार ये किसको शिफ्ट करेंगे? स्प्लिट हो इस गया बार ना तो इस बार नया तो 6 साइड। नहीं, इस बार तो वो कहावत है ना सर, नया नया मुल्ला प्याज बहुत खाता है। तो शिवसेना उद्धव शिवसेना ने भी तो बहुत प्याज खाई है। जी। मुसलमान बोल रहे थे, आपने नवनीत राणा जी का वो उठाया उठाया ना, तो वो वीडियो तो याद होगा लोगों को, जब मुसलमान ने कहा कि देखते हैं कैसे हनुमान चालीसा पढ़ लेंगी ये मातोश्री के आगे, और मुसलमान हाथ जुड़ा करके खड़े हो गए थे। मैंने बोला देखो, जिस मातोश्री के आगे लोग गुजरने से डरते थे, वहां मुसलमान आके कह रहा है कि देखो हनुमान चालीसा कैसे पढ़ लेगी। क्या बदलाव आया है? तो उसका बदलाव तो सर औरंगाबाद में भी आ रहा है। औरंगाबाद ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट में फंसा है, हमारी तरफ से येलो जोन हम्म। जोन में है, लेकिन एज एज सर शिवसेना, बीजेपी वाली मैं कहूंगा, मैं उनके शिंदे जी वाली कहता नहीं, क्योंकि उन्हीं के भरोसे मोदी के नाम पे ही वोट हो रहा है। उसको हम्म। एज है सर। ये सीट निकल सकती है एनडीए की तरफ। ये बड़ा जी इंटरेस्टिंग बिल्कुल। होगा साहब। हम्म, जो सर पिछली वाली की शिवसेना की सीट्स थी और एनसीपी की सीट्स थी, हम्म, मावल, शिरूर, शिरडी, हाँ, ये हम्म, 3 सीट्स थी। बाकी सब में तो हाँ, बीजेपी 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 है और एक बीजेपी। एमआईएम हमने बात कर लिया। पुणे में तो आज बड़ी बारिश हुई है, बड़ा मौसम ठंडा सा है, तो मेरे को बड़े मैसेजेस आए वहां से, यार बहुत मजा आ रहा है आज वोटिंग करने में। मैं अच्छा वेरी ये तो गुड। मुरलीधर मोहल्ले खड़े हैं वहां से, वो जी। जीत जाएंगे, वो बहुत हाँ अच्छे पुणे तो पोजीशन पे ठीक है। है, पुणे ठीक है। पुणे ठीक है। बट मेरे को इसका बताओ, शिरूर का बताओ, मावल का बताओ, और इसका शिरडी का। शिरडी में शिवसेना थी। हाँ, श्रीरंग अप्पा खड़े हैं शिवसेना इससे, और जी। संयोग पाटिल खड़े हैं शिवसेना उद्धव ठाकरे वाले से। वो दोनों खड़े हैं, वहां भी शिवसेना, वो से शिवसेना है। ये सीट जो है संभवतः मुझे लगता है कि शिवसेना उद्धव ठाकरे वाली निकाल ले जाएगी सर। सर मेरे को ये बताओ, लेकिन क्योंकि देखो शिवसेना का जो एक एक ट्रेडिशनल वोटर था सर, जी। वो तो हार्डकोर, मतलब बोलते हैं ना, सैफरन। हम्म। अब ये जो इन्होंने अपनी आइडियोलॉजी शिफ्ट करी है सर, और ये जो अभी दूसरे अजीत पवार जी इस तरफ निकले हैं, वो तो खुद, मतलब वो तो पूरी तरह से एक नाथ शिंदे, वो तो तिलकधारी एकदम जबरदस्त। वो तो तिलकधारी ये जी। शिफ्ट नहीं होगा सर वोट इनका, नहीं शिवसेना नहीं उद्धव का बिल टूटेगा नहीं। नहीं नहीं बिल्कुल टूटेगा, यही तो प्रॉब्लम है
इस सीट में देखिए क्या हुआ था कि शिवसेना प्लस बीजेपी का कंप्लीट शिफ्ट हुआ था। हम्म। तो कंप्लीट शिफ्ट हुआ था शिवसेना। अब तो क्या है कि शिवसेना ही दो भाग में स्प्लिट हुई। तो शिवसेना का एक जो टूट के बीजेपी की तरफ आया वो तो ठीक है, लेकिन जो एनसीपी, कांग्रेस और उस तरफ आधी शिवसेना का जो चला गया, देखिए इस सीट पे थोड़ा सा सेंटिमेंट ऐड हो गया है। इस वजह से ये थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है माहौल में। संयोग हम्म। पाटिल के प्रति जो है ना थोड़ा सा मतलब एक भाव है लोगों के मन में कि नहीं नहीं ये हमारा उद्धव, और प्रचार भी उद्धव ने किया था इसको लेकर के इस सीट पे। हम्म। इसी वजह से ये सीट संभवतः एज की तरफ गई है। लेकिन 2 दिन बाद हम देखेंगे कि कितना क्या होता है। 1 तारीख को जब एग्ज़िट पोल देने आएँगे, संभवतः अगर सर के साथ है, प्रदीप सर के साथ तो वेल एंड गुड, वरना अपने चैनल पर और आपके चैनल पर अलग-अलग तो देंगे ही। तब एक बार जी। फिर से देखेंगे रिकरेक्ट करके, लेकिन अभी थोड़ा-सा अ, एज उधर है सर। इसका एक और कारण है, यानी इस सीट पे अगर भाजपा लड़ी होती तो गारंटी जीत जाती। हम्म। भाजपा इस लगता है सीट पे कहीं ना कहीं इनको थोड़ा सा इनको दे रही है, ठीक है हम सेफ हैं, तुम थोड़ा सा अपना जमाओ इधर पे, क्योंकि महाराष्ट्र में मेरे को दिखता नहीं है कि बीजेपी ने इतना जो कंटेंशियस सीट्स है शिवसेना वाली उसके अंदर ज्यादा वो छेड़ नहीं रहे हैं, थोड़ा पीछे हटे हुए हैं। वो ये एक एक प्रॉब्लम है ऑब्जर्वेशन दिखती है। हम्म। नहीं, नहीं, बिल्कुल सही आपकी ऑब्जर्वेशन है, लेकिन आपको कभी-कभी ग्राउंड सेंटिमेंट समझना चाहिए। कई सीट्स ऐसी होती है ना सर जहां पर आपका बीजेपी का कोर वोटर नहीं चाहता। जैसे बिहार में ही मान लीजिए कोई एक सीट है जो जदयू को मिली है, लेकिन वहां पे हम्म। बीजेपी का कोर वोटर बहुत परेशान है जदयू के उस कैंडिडेट के, क्योंकि वो टेक्निकली वो परम सेकुलर है, और हम्म। इतना परम सेकुलर होना ठीक नहीं होता। तो यहां भी जो है ना दिक्कत वही है कि अ, चंदू बराड़े जो है वो भी कोई बहुत भयंकर राष्ट्रवादी टाइप के नहीं है। यहाँ पर थोड़ा लगता है मेरे ख्याल से इन्होंने थोड़ा सा ढील दी है कि भाई एक नाथ शिंदे वाली थोड़ी सी पकड़ ले अपने आप को, कोई बात नहीं, एक इलेक्शन में करके। आई थिंक अगला इनको वो जो असेंबली इलेक्शन है उस पे ज्यादा इनका फोकस है, यहाँ वाले पे हाँ, ट्रू। थोड़ा सा अपना ऑफ कर रखा है, गैस के ऊपर से पैर हटाया हुआ है। लेकिन इंटरेस्टिंग है क्योंकि बाकी सब फेजेस के अंदर महाराष्ट्र बाकी सब जगहों के अंदर बहुत अलग फाइट है, जिस इस फेज की मैं बात करूं तो थोड़ा सा ढीला लगता है। क्या कहते हो? हाँ, नहीं, बिल्कुल, बिल्कुल। आप देखिए शिरडी में तो शिवसेना, ये शिंदे वाली शिवसेना जीत जाएगी। जी। वहाँ पर सदाशिव लोखड़े खड़े हैं और उनका इमेज भी ठीक है। हम्म। प्लस वहाँ पर, हाँ, वहाँ पर भाजपा के कैडर ने काफ़ी काम किया सर। किया है। वहाँ पर भाजपा का जो, हाँ, वहाँ पर जो भाजपा का कैडर वो लगा रहा, वो मेक श्योर किया कि शिफ्ट होना चाहिए। ये पता है ये सारी चीज़ें कब कब बदलनी शुरू हुई? ये सेकंड फेज़ के बाद एकदम से महाराष्ट्र का बीजेपी कैडर जगा, जब मोदी जी ने और टेक्निकली इन्होंने बम्बू किया और गालियाँ दी कि यहाँ पे हर सीट पे बीजेपी मोदी खड़ा है, यहाँ पे 400 की बात कर रहा हूँ, समझ में नहीं आ रहा है क्या? या तुम्हारा या राजनीति खत्म हो जाएगा, समझ नहीं रहे हो क्या? तो एक वो है। हम्म। अच्छा, इस सीट पे स्पेसिफिक, अब आप लोग कहेंगे कि ये संजय निरुपम को सीआरडीसी पे आप क्यों लेके आ रहे हो? 3-4 क्लोज आदमी संजय निरुपम के अचानक उनका फ़ोन स्विच्ड ऑफ हो गया सर। कांग्रेस वाले फ़ोन लगाते रहे, "अरे यार! इसका फ़ोन क्यों नहीं लग रहा है?" संजय निरुपम ही का ही नहीं लग रहा है। वो सब संजय निरुपम के क्लोज़ एड थे। सब संजय निरुपम के भक्त आदमी थे। संजय अच्छा, निरुपम ब्लॉक गया, कर दिया। साथ-साथ संजय निरुपम ने जो महाराष्ट्र में कांग्रेस को डेंट किया ना, वो सबसे भयंकर डेंट है सर। ब्लॉक कर दिया है, देखिए, फोन नंबर ही ब्लॉक कर हाँ, दिया। 20 से 30 हज़ार कार्यकर्ता रातों-रात गायब हो गए सर। क्या बात कर रहे हो? एकदम सर, कार्यकर्ता गायब होना मतलब आप सोचिए कि कितना बड़ा डेंट है। बहुत बड़ा डेंट था। अगर मैं राहुल गांधी का सलाहकार होता तो बोलता, भाई तेरी लाइफ की बिगेस्ट मिस्टेक, तूने हेमंता को ये खत्म किया। जो तेरी दूसरी ये लाइफ की थी। दूसरी बिगेस्ट मिस्टेक, तूने संजय निरुपम को छोड़ा। तीसरी बिगेस्ट मिस्टेक, तूने यार शिवसेना से हाथ मिला लिया। अब राज ठाकरे आके छाती पे चढ़ के बोल रहा है। हाँ। और देखिए राज ठाकरे की एंट्री का तो मैं पूरा कहानी जानता हूँ। हमारे महाराष्ट्र के ही आप भी जानते हैं भाऊ तोरसेकर सर को। सुपर विश्लेषक हैं, तो मुझे एक दिन फ़ोन कॉल पे बात करते मुझे बता रहे थे, सारी कहानी कैसे-कैसे शिफ्ट हुआ। वो सोच ही नहीं रहा था वो तो लोकसभा। वो तो कह रहा है कि भाई अगर भाजपा के गठबंधन में मुझे 15 सीटें भी विधानसभा में मिलती हैं, तो मन से टेक्निकली महाराष्ट्र में पाँव जमा लेगी और हमारी कहानी शुरू हो जाएगी। अब वो रिटर्न हो राज जाएगा ठाकरे, साहब, रिटर्न ऑफ राज ठाकरे। हाँ,
और वो सपोर्ट मिलेगा बीजेपी से, मोदी जी से बात हुई है उसकी, अमित शाह जी से बात साहब हुई है और वो रेले बंदे में एडमिनिस्ट्रेटिव पावर बहुत है, ऑर्गेनाइजेशनल पावर बहुत है, बोलना आता है उसको। हाँ, वो थोड़ा गलत चीजें बोल जाता है, वो अलग चीज है बट सर टेक्निकली मैं बताऊं क्या है कि पुत्र मोह परिवारवादी पार्टी में होता ही होता है। जी, जी। मैं बहुत छोटा था सर, वो जो दशक चल रहा था 1999, 98, 2001 तो पॉलिटिक्स को लेकिन समझने लगा था थोड़ा-थोड़ा। मैं तब भी पूछता था कि ये बाला साहब ठाकरे की तरह कार्टूनिस्ट है। सारी रैली, सारे ऑर्गेनाइज्ड राज ठाकरे करता है। आखिर उद्धव ठाकरे ने शिवसेना के योगदान में किया क्या है? जो राज ठाकरे कुछ की नहीं, को जो है दिया जा रहा है कि भाई हस्तिनापुर से आप निकल जाओ, एक नया नगर बसाओ और शिवसेना हमारे उद्धव के पास रहेगी। तो कुछ ये नहीं, जो कुछ अंधे नहीं। का बेटा ही जो राजा बनेगा, ये कॉन्सेप्ट है ना, कई बार टैलेंट को क्रश करता है, लेकिन टैलेंट तो टैलेंट होता है सर, वो निखर के आता है। आपने कहीं न कहीं देखा कि बन सर गया। वो, हाँ, वो टैलेंट जबरदस्ती सीएम बनने को रिजिड हो गया, जबकि उद्धव अपने वजह से तो जीते भी नहीं थे उस शिवसेना की वो सीटें। अब उनका डाउनफॉल शुरू हुआ है और यहां से राज ठाकरे का टाइम शुरू अब होता है। स्विंग शुरू हुआ है। जी, जी, ये बहुत इंटरेस्टिंग गेम है सर। एमपी सर क्या, चलो 2 मिनट कर लेते हैं, खड़े हो जाते हैं क्या एमपी बात में। करोगे सर, क्या क्या बात बात करोगे सर करोगे एमपी आप? वो है ही नहीं सर। मैं वही बोला ना, तो 2 लेकिन मिनट लेकिन चलो एक बात बोलता नाम हूँ, के एक लिए, बात बोलता हूँ नाम के लिए। मामा जी ने सर। वहाँ पर लेकिन जो काम करा है ना, मामा जी ने गेम खेल रखा है उधर पे। सब लोग बोले मोदी जी ने मामा जी को हटा दिया, मतलब एमपी तो गया। ओ, मामा जी का होल्ड नहीं हटा सकते आप। मामा जी को लव हेट रिलेशनशिप है, और जो हेट भी करते हैं ना, वो भी उससे प्यार करते हैं। सर क्या है ना कि मामा जी तो मामा जी, लेकिन ये जो प्रियंका कैंप है ना, ये भले कुछ ना कैमरे पे बोले कि भाई बहन में सब कुछ होके चल रहा है, सब ठीक चल रहा है। कमलनाथ सर सो गया है। एक तो वो ले दे के वही था पूरे मध्य प्रदेश में जो संभाल सकता था, वो सो गया है सर। साथ में उसके कैडर भी सोए। छोड़ ना यार, कौन सा जीत रहे हैं और कहाँ जाना है यार, क्या करोगे वोट करके, कौन सा सर मोदी महाराज भी तो मध्य हैं, प्रदेश से आ रहा है, हैं? महाराज भी तो हैं। वो तो सब है। मैं वही तो कह रहा हूँ कि एक तरफ बीजेपी के पास तो लेगेसी है। अमित शाह भी जा रहे हैं, राजनाथ सिंह भी जा रहे हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया भी जा रहे हैं, शिवराज सिंह चौहान भी जा रहे हैं, मुख्यमंत्री यादव साहब है वो भी जा रहे हैं। यहाँ एक ले दे के वो था, वो भी सो गया। बोले छोड़ना यार, क्या बात करना है इसके बारे में। दिग्विजय तो सोचता ही नहीं। आई डोंट थिंक, दिग्विजय का नाम ही नहीं सुना था आपका, वो है कहाँ? नहीं नहीं, वो लड़ा है चुनाव, बस चुनाव वो उसका खुद का फाइट उतना ये नहीं हो पाया। देखिए क्या प्रॉब्लम क्या है ना इस वक्त कांग्रेस के साथ, कांग्रेस भारी कंफ्यूजन में है, क्योंकि यूट्यूब के कुछ चैनल्स के भरोसे, वो एक जर्मनी का यूट्यूबर है, उसके भरोसे उसको लग रहा है यार हाँ हम तो सत्ता में आ रहे हैं यार, फिर वो हमारे लिए यूट्यूबर तो कैंपेन कर ही रहा है, हम जाके इतनी गर्मी में क्या ही कैंपेन करें, छोड़ो यूट्यूबर के कैंपेन से जीत जाएंगे। आप अब सही आप ये बोल रहे हो, देखिए पता है। मूर्ख सही बोल रहे हो पराकाष्ठा है आप। सर मूर्ख। आप सही बोल रहे हो, पता है क्या किया इन लोगों ने? इसके चैनल के वीडियो ये गाड़ियों में बड़े बड़े टीवी लगा के गांव में घुमा रहे थे गधे लोगों की तरह। आई डोंट नो कि एक गाड़ी में सोचिए 30 मिनट का वीडियो है, आपने फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में कुछ क्या ऐसा सुना होगा जिससे आपका माइंड सेट पता नहीं, बदल जाएगा। पता नहीं। और आपका सोचिए, आपका ये स्तर है कि जर्मनी में बैठा हुआ एक यूट्यूबर को आपने स्टार कैंपेनर मान लिया है, और आप बैठे हुए हो और आप सोच रहे हो कि जो मोदी, बिहार में कल रोड शो था सर, उसके पहले 4, इतनी गर्मी में, वो भी बंगाल की उमस वाली गर्मी में 4 रैलियां की नरेंद्र मोदी जी ने, पटना में जाके रात में रोड शो किया, सुबह सुबह गुरुद्वारा में गए, सेवा की सर, खाना बना रहे उधर पे पहले। वो चला रहे थे, सिखों को हम्म। बिठा करके खाना खिला रहे थे नरेंद्र मोदी जी। अच्छा, पटना का ये जो मंदिर है, ये जो गुरुद्वारा है, ये पंजाब के लिए बहुत मायने रखता है सर, क्योंकि पटना सिखों के साहब 10वें सर। गुरु श्री श्री गोविंद सिंह सिंह साहब का है। तो सोचिए लंगर चला है यहाँ, सेवा यहाँ की, इम्पैक्ट पंजाब में जा रहा है। आपके घंटी पास वहां कोई बज रीजन रही है। नहीं। हाँ, घंटी वहां बज रही है पंजाब में, हिस्टोरिक रिजल्ट, मैं तो बार बार कह रहा हूँ, पॉलिटिकल पंडित इस बार पंजाब के रिजल्ट को देख के चौंकेंगे, परेशान हो जाएंगे कि ऐसा कैसे हो रहा है, चलो लेकिन उनका देखते हैं। काम ही परेशान। वो है ना, वो जब हमारे जो जो साहब है ना, जिनको ज्यादा ठंड लगती है, उसके बारे में बात करेंगे थोड़े टाइम के बाद, अगले अगले फेजेस के अंदर उसके बारे में बात जरूर होगी। सो हाँ, उनको जरा ठंड है, गर्मी है, देखेंगे। लेकिन आपके स्टेट से आने से पहले मैं जरा झारखंड में भी थोड़ी सी एक झांक मार लेता हूँ।
एक एक थी बेचारी कांग्रेस, 3 थे बीजेपी के, 4 टोटल सीटें हैं। बट यू नो सिंहभूम में मेरे को लगता नहीं है वापस, बट आपका क्या लगता है? ये मेरे को तो लगता है क्लीन स्वीप होने वाला है झारखंड में। क्लीन स्वीप, क्लीन स्वीप है, क्लीन स्वीप है। एक ही सीट इधर-उधर फँस सकती है, वो झारखंड में जो जेएमएम की परंपरागत सीट है, बस वही, बाकी झारखंड हम्म। में कोई चांस नहीं। इस कांग्रेस तो लगता नहीं है इधर पे, इन्होंने एक रैली भी नहीं करी वहां पर, है ना? कुछ भी नहीं करा उधर पे। भाई साहब कैसे फुर्सत हो, वो खुद को वायनाड को लेके श्योर नहीं है, ऊपर से आपने रायबरेली में फंसा दी। वो वहां देखे या आपको झारखंड में जाके देखे? नहीं, ऊपर से रायबरेली में तो 30-30 दीदी जी। हैं, दीदी घर घर जा रही हैं, क्या बात कर रहे हो सर? अरे सर, परेशानी देखो झारखंड की। चपरासी के घर से 30 करोड़ पकड़े जाते हैं, धीरज साहू के घर से 350 करोड़ पकड़े जाते हैं, और ये सोशल मीडिया का जमाना है सर। जनता पूछ रही है, अबे कितना लूटोगे बे? बिहार से अलग हमको इसी दिन के लिए किए थे, इससे अच्छा लालू ही लूट रहा था। वो भी लालू अलकतरा टीका। कर रहा था, चारा कर रहा था। हाँ? हम्म। कम गजब है, से कम वो भी पैसे लूट लेके रहा था। काम तो कर लेता था, ये तो काम भी नहीं करते सारे। ये ये तो तो हद है। वो हालत है। तुम तो गजब हाँ। किए जा रहे हो यार। या। तो वो अब आते चार हैं जीरो सर, है सर। हाँ, मेरा फेवरेट स्टेट। आपका आपका जगह सर। लेकिन यहाँ पर आने से पहले मेरे को आपसे एक चीज पूछना है सर। ये जो जी। लोक जनशक्ति पार्टी है, हम्म, ठीक है, हम्म। कितना इसमें ऑनलाइन बड़ा इसके ऊपर उछालते हैं लोग, कितना दम है सर इसके अंदर? एलजेपी रामविलास पासवान के जो बेटे हैं चिराग पासवान को लेकर के। जी। जी। आज तो मोदी जी ने बड़ी बात कही हाजीपुर की रैली में, हम्म। कि मैं तो इसके साथ तू तड़ाक इसलिए कर लेता हूँ क्योंकि मैं इसको बेटा मानता हूँ, और तभी बड़ा मैंने पूछ रहा हूँ। पोटेंशियल है इसमें, बिहार का फ्यूचर है। हम्म। मेरे जो चिराग पासवान से पिछले 6-7 महीने के रीसेंट इंटरेक्शन रहे हैं, और आप तो जानते हैं सर मुझे ऑफ कैमरा ऑन कैमरा दोनों में बड़ा ब्लंट आदमी हूँ, और मेरे जो मुद्दे होते हैं बहुत स्पेसिफिक होते हैं। हिंदुत्व, सनातन को यूनाइट रखने के लिए क्या करूँ? उन सब मुद्दों पे चिराग का विज़न मुझे बड़ा क्लियर नज़र आया। उसने मुझे बोला कि देख अभिषेक, ये बहुत क्लियर बात है कि मैं हिंदू सोसाइटी के अंदर डिवाइड नहीं होने दूँगा। मेरे लिए बहुत बड़ा पॉइंट हो जाता है कि नहीं भाई, बिहार के अंदर अगर कोई कास्ट को यूनाइट करके, और उसने बोला इसी वजह से, इसीलिए मैंने बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट का स्लोगन दिया है। अब ये जरूर है कि मेरे इसमें चूंकि बीजेपी की तरफ मुस्लिम नहीं जाते लेकिन मेरी तरफ आते, तो मैं क्यों डिटैच करूं पॉलिटिक्स से भाई? और ऑब्वियस सी बात है, क्यों डिटैच करना? जब आ रहा तो आने दो यार। तो मुझे इससे कोई होना नहीं, इंपॉर्टेंट ये है कि उनका राम मंदिर को लेकर के विजन बहुत क्लियर है। उनका हम्म। दलित सवर्ण एकता हो या फिर पूरा हिंदू समाज का एकता हो, उसको लेकर के विजन क्लियर है। बिहार को लेकर के विजन क्लियर है, मोदी जी के नेतृत्व को लेकर के विजन क्लियर है। दैट इज इतना सेटिस्फाई करता है मुझे। जी। क्योंकि काफी लोग इस पे सवाल पूछते हैं कि ये इतने अगर बीजेपी के साथ हैं, तो बीजेपी क्यों नहीं ज्वाइन करते? आपने एक बड़ा अच्छा चीज बोला है कि अगर बीजेपी ज्वाइन करेंगे तो एक वर्ग जो है वो साइड हो जाएगा। तो वो वर्ग को पकड़ने के लिए आई थिंक बीजेपी के लिए भी अच्छा है ये सेपरेट रहे, क्या प्रॉब्लम है? काम तो साथ में ही करना है आपने। आप देखिए ना सर, अभी समस्तीपुर में वोटिंग हुई है, शांभवी चौधरी लोजपा से खड़ी है। हम्म। लोगों को विश्वास नहीं होगा, मैं ग्राउंड पर जाकर के उन मुसलमानों से मिला हूं जिन्होंने कहा कि मैं चिराग पासवान के कैंडिडेट को वोट करूंगा। बीजेपी का कैंडिडेट होता तो वोट नहीं करते वो, नहीं करते, मैं वही बोल रहा हूँ नहीं सर। कर। तो सो ये बड़ी ये कभी, स्ट्रेटेजिक गेम खेली है। हम्म। देखिए नहीं स्ट्रेटेजिक नहीं, चिराग पासवान को सर ग्रूम जो कर रहे हैं ना, वो नरेंद्र मोदी जी अपने हाथ से ग्रूम कर रहे हैं। लोग को पता नहीं है, ये लोग जानते नहीं है कुछ। नरेंद्र मोदी की छत्र छाया में ही चिराग पासवान आगे जा रहे हैं। ये लोगों को समझ में जब आ जाएगा तो समझ में आ जाएगा कि और नरेंद्र मोदी के पॉलिटिक्स के कई आयाम हैं। वो देख रहे हैं अपना डायरेक्ट नहीं आ रहा है, तो कम से कम कोएलिशन के बीच से तो आ जाए। क्यों ये इलेक्शन में सर जीत महत्वपूर्ण होती है। कैसे आए, क्यों आए, वो इंपॉर्टेंट नहीं होता। मुंगेर बताओ सर फिर। कोई डाउट मुझे तो नहीं है। आपने लग रहा है आनंद सिंह का आपके फैन लोगों ने तो इंटरव्यू देखा ही होगा। देखिए सर, आनंद सिंह के बारे में सबसे अच्छी बात मुझे क्या लगती है, वो भाई जेल से 15 दिन के लिए आते हैं, 5 साल का हमें मीम देके जाते हैं। जैसे कि उन्होंने बोला कि एक 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 ने उससे सवाल पूछा था, एक प्रश्न आया था उनके आगे कि आपको क्या लगता है कि ललन हार जाएंगे? तो कह रहे हैं कि कौन पागल वाला सवाल पूछते हो जी, लाओ तेरे सिगरेट। अब वो मेरे लिए मीम मटेरियल है कि वो रिपोर्टर के सामने अपने एक आदमी से सिगरेट मंगा के बोला है पीना है क्योंकि मेरा दिमाग खराब हो गया है। क्यों? क्योंकि ऐसा प्रश्न पूछ लिया। फिर उनसे पूछा गया कि आप जानते हैं अशोक मेहतो को? बोला हम नहीं जानते हैं, इस सब आदमी को हम जानबे नहीं करते, हमारे जिले का ही नहीं है।
5 लाख वोट से ललन वहाँ जीतेगा। और सच ये है कि उनको बाहर भी इसीलिए बुलाया गया था क्योंकि ललन सिंह को आवश्यकता थी आनंद सिंह की, थोड़ा आनंद सिंह के बूस्ट की। बाहुबल की, उनके वोट की, हुँ, अ, उनके समर्थन की। फिर भी पिछली बार भी 1.5 लाख वोट से जीते थे, इस बार तो ललन को साथ है आनंद सिंह का जो लास्ट टाइम आरजेडी में थे जिन्होंने काफ़ी भूमिहार वोट उधर ट्रांसफ़र करा दिया था। तो ये रिस्क वाले ज़ोन में स्वयं आ गए, ये लालू यादव को भारी पड़ा। फॉरवर्ड बैकवर्ड करने का प्रयास हुआ, लेकिन मुंगेर में जो धानुक समाज के लोग बहुत अधिक हैं, उन्होंने वोट बिल्कुल नीतीश कुमार को किया है। मेक श्योर किया कि नीतीश कुमार का कैंडिडेट जीते। जदयू ने बहुत एफर्ट लगाया। अ, खुद चिराग पासवान का पूरा वोट, पूरा इम्पैक्ट वहाँ पे रहा। खुद वहाँ पर रैली करने गए। ये स देखिए, बिहार में एनडीए को पता है कि हमें यूनाइट रहना है तो हम संभवतः अधिक से अधिक जीतेंगे। हम अगर यूनाइट नहीं हुए, हुँ, एक-दूसरे के शोज़ में नहीं गए, रोड शो में नहीं, एक-दूसरे के ऊपर वो वोट नहीं गया, तो प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए हुँ, ये जो यूनिटी है ना, वो राजद को भारी पड़ रही है। दूसरा, मैं बार-बार मध्य प्रदेश के चुनाव का, असेंबली इलेक्शन का उदाहरण देता हूँ। सर, आप देखिए कि मध्य प्रदेश में 167 सभाएँ की थी, शिवराज सिंह चौहान ने 88 की थी, कमलनाथ ने। रिजल्ट ऑलमोस्ट यही आया था। बीजेपी 160 और कांग्रेस समवेयर वर। अब सर, बिहार में थोड़ा हैवी वेट की है। तेजस्वी हुँ, यादव जिसके कमर में दर्द है, शांभवी के भी रैली में बड़ी मुश्किल से खड़े गए, वहाँ 5000 लोग नहीं आए सर। हुँ, और ये लोग कह रहे हैं कि हम सीट जीत जाएँगे। सो बहरा होना ठीक है, अंधा होना ठीक है, लेकिन जब कोई बोल रहा है कि यहाँ पर खड्डा है, मत कूदो, गिर जाओगे, तब भी कूदे तो तुम्हारी गलती है। इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। अब प्रॉब्लम ये है कि एक दिन में सर सम्राट चौधरी भी रैली कर रहा है, राजनाथ सिंह भी कर रहे हैं, चिराग पासवान कर रहे हैं, नीतीश कुमार कर रहे हैं, ऊपर से नरेंद्र मोदी जैसा हैवीवेट आ जा रहा है, अमित शाह जी जैसा हैवीवेट आ जा रहा है, योगी जी जैसा महाबली आ जा रहा है, जो पूरा इलेक्शन को ही इधर से उधर तितर-बितर कर देता है पूरा विपक्ष को। बिहार के सबसे बड़े स्टार प्रचारक अगर कहें जो भीड़ के दृष्टिकोण से, तो मोदी जी से भी लोग ज़्यादा योगी जी को देखने जाते हैं। और जी। बिहार के आप पूछिएगा ऑफ कैमरा बिहारियों से, कहते हैं यार एक बार सीएम हमको बिहार में योगी जैसा चाहिए। हुँ, हुँ, उनको योगी मॉडल बड़ा पसंद है। क्यों? जी। क्योंकि जंगल राज हमने वही भी है ना देखा और माफिया इनको लगा ये वो। यूपी में। हाँ, वो माफिया राज हमने भी देखा और यूपी ने भी देखा। इसलिए तो मुझे कोई इसमें किसी सीट में डाउट नहीं लग रहा है, बिहार में स्वीप है सर एनडीए। तो ये सर 96 जो वोट हुए हैं आज, आखिरी सवाल पूछता हूँ मैं आपसे। ये तो मतलब आप तो पूरी घंटी दे रहे हो, कुछ भी नहीं बचा इनके लिए तो। इसमें तो ये तो क्लीन स्वीप है एकदम। मतलब पूरा मैं वो नहीं बोल रहा 96 में से 96 बट लार्जली अगर आप हाँ, अगर आप आंध्रा और इन सबको देख लो, एनडीए अगर मतलब 75 प्लस एनडीए पहुँचे तो मुझे कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं होगी। और बीजेपी का नंबर लास्ट टाइम 40 था, इस बार 55 के आसपास जाए तो मुझे कोई बहुत बहुत आश्चर्य नहीं है। वही, वही। आई मीन मैं वही देख रहा था कि ये होगा टर्निंग पॉइंट इलेक्शन का। इस फेज़ हाँ, ये के अंदर आई थिंक इनको मेजॉरिटी वो जो बीजेपी को मेजॉरिटी के पास पहुँच रहे हो एनडीए तो क्रॉस हो जाएगी मेजॉरिटी इस इलेक्शन में, बट बीजेपी हाँ, हाँ, पास पहुँच रही है ऑलरेडी। तो हाँ, मेरा हाँ, मेरा जो मानना था सर पिछले 3 फेज़ में 170 से हाँ, 175। हाँ, वही। अभी बीजेपी समव्हेयर अराउंड मतलब 230, 35, 40 के आसपास है और 3 फेज बाकी है, तो आप 50-50, 40-40 भी लगाओगे तो 340 के आसपास, 320 से 330, 40 के बीच में 340 लग करेक्ट। वही रहा है अब। हाँ, अनटिल अनलेस अब कौन जानता है, क्या पता लालू यादव को हार्ट अटैक आ जाए और बिहार का माहौल बदल जाए तो कौन जानता है। नहीं, वही तो ठीक रहेंगे, अभी इसलिए वो ठीक रहेंगे। अभी वो चुनाव तक इनक्यू ठीक रहना इनक्यू ज़रूरी है। बेटा बेटा व्हीलचेयर पे घूम रहा है, वो इंक्यूबेटेड वैन के अंदर घूम रहे हैं, तो सब ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, ठीक है, हाँ, टेम्परेचर ठीक है। कंट्रोल इंक्यूबेटेड वैन है उनकी वो, ठीक है? हाँ, तो अंदर बाहर लोग पसीने में मर रहे हैं, अंदर रज़ाई में बैठे थे वो। तो चलो हाँ, ठीक है, कोई बात नहीं। वो ठीक है। वीडियो देखा? कहता है सर ये आपके पैर पड़ने हैं, कहता ना। वो बड़ा फनी अलग वीडियो है था। सर। बार-बार बोल रहा है, "लालू जी पैर पड़ने हैं आपके।" वो पता नहीं मज़ाक में बोल रहा था, असली में बोल रहा था, पता नहीं बट इट वाज़ क्वाइट फनी। उनके रिएक्शंस काफ़ी कहीं दिखता है थोड़े से अब ढीले हो रहे हैं वो। हो गया ऑब्वियस अब। सी बात है, वो टाइम खत्म हो गया। वो जी। शोज़ नहीं कर सकते, रैलीज़ नहीं कर सकते। वो होते तो बिहार का कॉन्टेस्ट कुछ और ही होता। ये तो मुझे हाँ, मैं थोड़ा-सा मानता हूँ। स्ट्रॉन्ग होता।
जी, 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 जी। एब्सोल्युटली। अभिषेक जी, थैंक यू सो मच। आपने पूरा हमको समझाया है, बहुत बढ़िया। एंड आई मस्ट से आप जैसी डिटेल्स बहुत कम लोगों के पास होती हैं। एंड आपके कॉन्टैक्ट्स और आपका जो ग्राउंड कनेक्ट है, कमेंडेबल सर। अच्छा लगता है थैंक यू किसी से सर। ऐसे बात करके जो हमारी तरह लोगों को सिखाएगा। और कोई यूट्यूबर जो है ना जर्मनी वाला, वहाँ बैठ के नहीं बोलता भाई बीजेपी तो 40 हो गया अभी। अच्छा 40 सीट्स। सर ये 4 दें, 40 दें, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब एक ने बोला अभी मैं देख रहा था कि जब बीजेपी कांग्रेस 40 आ सकती है, तो बीजेपी क्यों नहीं आ सकती? क्यों नहीं आ सकती? अब इस वो तभी लॉजिक का मैं क्या उसी का करें? ऐसे लॉजिक का क्या कुछ नहीं करें कर सर? सकते। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली सर। थैंक यू सो मच सर। मिलेंगे थैंक अगले यू फेज़ सर। में। जब तक धन्यवाद। जय हिंद। नमस्कार। जय श्री राम। जय श्री राम।